तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स से लेक्चर नंबर 02। और आज के हमारे की पॉइंट्स रहेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन के। तो यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक है आज हमारा हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। तो स्टार्ट करते हैं हीट एनर्जी से। व्हाट इज हीट एनर्जी? हीट एनर्जी। So what is heat or heat energy? It is form of energy it is the form of energy that transit from body at higher temperature to the body at lower temperature, or we can say energy that flows due to temperature difference. एनर्जी दैट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो सिस्टम है। अभी सबसे पहले तो यहाँ सिस्टम क्या है, तो ये कंटेनर है, इसके अंदर कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। इट रिप्रेजेंट्स ए सिस्टम, लेट वी से सिस्टम नंबर 1। और इस साइड है हमारे पास सिस्टम नंबर 2। इसमें कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, ये देख रहे हैं आप, गैसेस मॉलिक्यूल्स, सिस्टम नंबर 2। तो इन दोनों गैसेस मॉलिक्यूल्स का एक रैंडम मोशन हो रहा है। और जब गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं रैंडमली, तो वो कुछ थर्मल एनर्जी होती है उनके पास, उस थर्मल एनर्जी के कारण मूव करते हैं। तो मान लीजिए टेम्परेचर 1 है T1, सिस्टम 1 का टेम्परेचर है T1, सिस्टम 2 का टेम्परेचर है T2, और सिस्टम नंबर 1 का टेम्परेचर सिस्टम नंबर 2 के टेम्परेचर से ज्यादा है। और सिस्टम नंबर 1 और 2 के बीच में ये जो वॉल है, ये एक कंडक्टिंग वॉल है। कल हमने पढ़ा, इसको हम बोलते हैं डायाथर्मिक वॉल। तो इस कंडक्टिंग वॉल में से कुछ अमाउंट हीट फ्लो करेगा सिस्टम 1 से सिस्टम 2 के साइड, ठीक है। और तब तक ये हीट फ्लो करता रहेगा जब तक सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। और कल हमने पढ़ा कि जब यहाँ पर दोनों का सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, तो इसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बच्चों? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि हीट क्या होता है। हम जनरली ये वर्ड सुनते रहते हैं, यहाँ पर ये ज्यादा हीट है, ये कोल्ड है। सो व्हाट इज हीट? हीट मीनिंग एनर्जी की एक फॉर्म। बट ये फॉर्म क्या है? ये एक ऐसी एनर्जी है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांजिट हो जाती है। कब? जब उन दोनों सिस्टम के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। और हम कह सकते हैं हीट हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक तब तक फ्लो करती है जब तक दोनों सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है इंटरनल एनर्जी, और इसके बाद आता है वर्क। तो हीट में ही हम कुछ और बात समझ लेते हैं। सिंबल टू रिप्रेजेंट हीट, क्यू। तो इस चैप्टर में हम कैपिटल क्यू सिंबल की हेल्प से हीट को रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड हमारे पास है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, और इस इंटरनल एनर्जी का सिंबल रहता है कैपिटल यू। ठीक है, टर्म का नाम क्या है? इंटरनल एनर्जी। अभी किसी को हीट से रिलेटेड कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, देन प्लीज राइट इन चैट सेक्शन। तो एक डाउट है बच्चों, वॉल का क्या रोल रहेगा जब हीट T1 से T2 में जाएगी? तो हीट T1 से T2 नहीं जा रही। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये करेक्ट करूं, हीट जा रही है सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में। सिस्टम 1 का टेम्परेचर है T1, सिस्टम 2 का टेम्परेचर है T2। और ये जो वॉल बीच में हमने लगाया है, ये है डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल क्या होता है? डाया मतलब दो,
थर्मिक मतलब थर्मल यानी हीट। तो ये वॉल दोनों साइड हीट ट्रांसफर होने दे सकती है, यानी सिस्टम 1 से 2 की साइड हीट जा सकती है, 2 से 1 जा सकती है, लेकिन हीट फ्लो करेगी जिधर हाईयर टेम्परेचर होगा वहां से लोअर टेम्परेचर तक। अगर बीच में हम ये वाली वॉल यूज करें एडियाबैटिक, तो एक होती थी, कल पढ़ रहे थे हम एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल इंसुलेटिंग वॉल होती है और ये हीट फ्लो नहीं होने देती है। डायाथर्मिक वॉल मीनिंग कंडक्टिंग वॉल, इसमें से हीट पास हो सकती है T1 से T2 की साइड, सिस्टम 1 से सिस्टम 2 की साइड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है, इंटरनल एनर्जी, और इसे हमें ध्यान से समझना है। ठीक है, तो अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन कहती है इट इज द टोटल एनर्जी, it is the total energy possessed by the system due to molecular motion, molecular motion and molecular configuration, due to molecular motion and molecular configuration। देखिए जैसे ये एक कंटेनर है, ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर ये कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये गैसेस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल किसी साइड जा रहा है, कोई किस साइड जा रहा है, कोई कैसे मूव कर रहा है, इनका एक रैंडम मोशन हो रहा है। तो अगर अब यहाँ पे रैंडम मोशन हो रहा है तो सबसे पहले इन मॉलिक्यूल्स के पास है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। तो मैं सिंबल उसको कह सकता हूँ यू के, यू के, यू सिंबल मीनिंग सॉरी एनर्जी और के मीनिंग काइनेटिक एनर्जी, सॉरी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इस काइनेटिक एनर्जी को भी हम मॉलिक्यूल्स की 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ जो मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है ना, ये 3 टाइप का मोशन होता है, ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी हमने यूनिट 5 में किया है, दैट मींस रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरा, ये मॉलिक्यूल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी होते हैं, तो रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। और तीसरा, ये मॉलिक्यूल्स अपनी एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट होते हैं, तो इनके पास होता है वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी मोशन, तो इनमें होता है वाइब्रेटरी मोशन। ये तीनों मिलकर बनती है काइनेटिक एनर्जी। तो मॉलिक्यूल जब ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उनके अंदर कुछ एनर्जी है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की एनर्जी। अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, उसके लिए उनमें एनर्जी है। देखिए ये मॉलिक्यूल है, तो ये अपनी एक्सिस के अबाउट भी स्पिन हो रहे होते हैं, रोटेट हो रहे होते हैं, तो उनमें आ गई रोटेटरी एनर्जी। प्लस ये वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। ये एक मॉलिक्यूल है, ये आगे जाता है, ऐसे पीछे जाता है, इस तरह अपनी एक्सिस, अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ये वाइब्रेट भी हो रहे हैं। तो इन तीनों को मिलाकर ओवरऑल इनके अंदर आता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ डेफिनेशन लिखा है कि इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी मीनिंग द टोटल एनर्जी पोजेस बाय द सिस्टम। सिस्टम से हमारा मतलब आपकी जो भी गैसेस हैं उसको हम सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे उन गैसेस की टोटल एनर्जी, और वो किसकी एनर्जी देखनी है हमने, उनके अंदर के मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूलर मोशन और मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर मोशन के कारण इनके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। अब मैं आपको बताता हूँ मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन में एनर्जी कैसे आती है, इसको ध्यान से सुनना समझना है। देखिए ये है गैस का एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल नंबर 1, और ये है मॉलिक्यूल नंबर 2। तो आप जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल में और दूसरे मॉलिक्यूल में इंटर एटॉमिक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि ये इसका मतलब क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस।
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण। अब मान लो मुझे मॉलिक्यूल नंबर 2 को मॉलिक्यूल नंबर 1 से सेपरेट करना है, दूर करना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे इस इंटरमोलिकुलर फोर्स के अगेंस्ट लगाना होगा एक्सटर्नल फोर्स। अगर मुझे इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है तो मुझे इस इंटरमोलिकुलर फोर्स के अगेंस्ट लगाना होगा एक्सटर्नल फोर्स। और इस एक्सटर्नल फोर्स को लगाने का मतलब है मुझे करना होगा कुछ वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल अगेंस्ट द इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो जितना भी हम ये वर्क डन करते हैं इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अगेंस्ट, तो इसको, इस वर्क डन को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसके कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर डेफिनेशन में आ रहा है टोटल एनर्जी पोजेस बाय अ सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। तो दोबारा से फोकस करते हैं, मॉलिक्यूलर मोशन क्या, जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी गैस के, वो 3 प्रकार के मोशन शो कर रहे हैं। पहला ट्रांसलेटरी, दूसरा रोटेटरी और तीसरा वाइब्रेटरी। तो उन तीनों मोशंस के समय उनमें कुछ एनर्जी रहती है, उस एनर्जी को ओवरऑल कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी या मॉलिक्यूलर मोशन की काइनेटिक एनर्जी। दूसरा वर्ड है मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे एक मॉलिक्यूल है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अगर हम उन दोनों मॉलिक्यूल्स को थोड़ा दूर ले जाएं, पास ले जाएं, तो हमें उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स लगाना होता है, यानी कुछ वर्क करना होता है। जितना हम वर्क करेंगे ये बन जाएगा मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे सिस्टम में, सिस्टम मतलब गैसेस, बारी बारी मैं बता रहा हूं आपको, जहां पे हम सिस्टम वर्ड यूज कर रहे हैं, सिस्टम मतलब हमारा कोई भी गैसेस जो भी कंटेनर में है, तो हमारे सिस्टम में अब 2 तरह से इंटरनल एनर्जी आ जाती है। इंटरनल एनर्जी, इस इंटरनल एनर्जी का सिंबल रहेगा U, और ये इंटरनल एनर्जी आती है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी UK प्लस पोटेंशियल एनर्जी को कह देते हैं UP। सो द इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम कह देते हैं टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स। अब आप बच्चों को काइनेटिक एनर्जी वाला पॉइंट तो इजिली समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा पोटेंशियल में आपको डाउट या कंफ्यूजन लग रहा होगा, तो उसके लिए हम एक बात और समझ लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे हमें ये क्लियर होने लगे थोड़ा सा। देखिए, जैसे मेरे पास है सॉलिड आइस, तो सॉलिड है क्योंकि आइस, तो उसमें जो स्टेट, उसमें जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, आप जानते हैं सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। तो ये देखिए, मैं इस तरह से बिल्कुल टाइटली पैक्ड सॉलिड के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब इन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। ठीक है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलरली एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। अभी मैंने सॉलिड आइस को हीट करना स्टार्ट किया, मैंने इसको हीट करा और ये सॉलिड आइस यहां पर लिक्विड में चेंज हो गई। सो वी राइट हियर लिक्विड वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास सॉलिड आइस लिक्विड वाटर में चेंज हो गई। तो लिक्विड वाटर में चेंज होते समय लिक्विड के पार्टिकल्स में डिस्टेंस सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है, ये पार्टिकल्स हो गए दूर हो गए। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमने ये हीट एनर्जी क्यों सप्लाई करी, अगर हमें सॉलिड से लिक्विड बनाना है, सो व्हाई दिस हीट एनर्जी इज नीडेड and where does this heat energy now goes? So please read listen the question carefully। solid को liquid में बदल रहे हैं, so ये हम heat energy क्यों सप्लाई कर रहे हैं और ये कहाँ जा रही है? तो इसका आंसर है कि ये heat energy हम सप्लाई कर रहे हैं to overcome the इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस है उसको ओवरकम कर सकें, मॉलिक्यूल्स दूर हो सके और इसकी स्टेट लिक्विड में चेंज हो सके। ठीक है, टू ओवरकम, आई कैन राइट टू ओवरकम इंटरमोलिक्यूलर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हमें सप्लाई करनी पड़ रही है यहाँ पर हीट एनर्जी।
अब जितनी ये हमने हीट एनर्जी यहाँ सप्लाई की है ना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करने में, तो इससे हमारी पार्टिकल्स की स्टेट चेंज हो गई है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है, अरेंजमेंट चेंज हो गया है। जहां पे मैं वर्ड बोलता हूँ कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन से मेरा मतलब होता है अरेंजमेंट। तो यहाँ पे अरेंजमेंट चेंज हो गया बच्चों, पार्टिकल्स जो बिल्कुल टाइटली पैक्ड थे अब वो पार्टिकल्स थोड़े से दूर हो गए हैं। इस अरेंजमेंट को चेंज करने में हमारी कुछ एनर्जी खर्च हुई है और वो एनर्जी बन जाती है पोटेंशियल एनर्जी, और उसी एनर्जी को यहाँ कह देते हैं इंटरनल एनर्जी। तो दोबारा इस डेफिनेशन को देखिए क्या लिखा गया है, टोटल एनर्जी पोजेस बाय द सिस्टम, सिस्टम माने गैस, ड्यू टू, कहां से आई वो एनर्जी, ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन मतलब पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, उनमें काइनेटिक एनर्जी थी, एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट। जैसे आपने सॉलिड से लिक्विड बनाया, आपने अरेंजमेंट को बदला, तो हर एक प्रकार के अरेंजमेंट को बदलते समय कुछ वर्क करना पड़ता है, और जितना वर्क करना पड़ता है वही स्टोर हो जाता है, और उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम टोटल इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंटरनल एनर्जी से टॉपिक। अब इंटरनल एनर्जी का सिंबल है U। ठीक है, तो अब इंटरनल एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन करना होगा। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया बेटा, इंटरनल एनर्जी किस चीज से मिलकर बनी है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है ये मैंने अभी समझाया आपको। मैंने बताया इंटरनल एनर्जी किसी गैस की दो एनर्जीज का सम होती है। हर गैसियस मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स के पास दो प्रकार की एनर्जी होती है। एक काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्यों, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं। तो आप पूछेंगे कैसे मूव कर रहे होते हैं, वो मॉलिक्यूल ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, रोटेट करते हैं और वाइब्रेट करते हैं। इन तीनों प्रकार के मोशन में उन्हें उनके पास कुछ एनर्जी होती है, उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा, जब हम किसी मॉलिक्यूल्स के स्टेट को चेंज करते हैं, किसी सॉलिड की स्टेट को चेंज करके लिक्विड बनाए, लिक्विड से गैस बनाए, तो हमें मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट को चेंज करना होता है। उस मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को चेंज करने के लिए हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करना होता है। जितना वर्क हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेंस्ट करते हैं, वो सारा वर्क चेंज होकर बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी। इतना सा कॉन्सेप्ट है, अब इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इस लाइन को दोबारा सुनो, प्लीज ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं आपको कह रहा हूं कि हम जब किसी भी सॉलिड की स्टेट को लिक्विड बनाए, लिक्विड से गैस बनाए, हमें मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट को चेंज करना होता है। उसके लिए हमें वर्क करना पड़ता है उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेंस्ट। जितना वर्क हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेंस्ट करते हैं, वो सारा वर्क मॉलिक्यूल्स में स्टोर होकर उनकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी का, और इस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो अब कुछ मैं आपको पॉइंट्स यहाँ पे और बताने जा रहा हूँ इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड, जो आपके इस डाउट को और क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला मेरा पॉइंट सुनिए, एक गैस एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस is first heated to 150 degree Celsius and then cooled to again 100 degree Celsius. Find total change in internal energy of the gas. Find total change in internal energy of the gas. तो बताइए बच्चों इसका क्या आंसर आपको लगता है, रीड द क्वेश्चन, फाइंड टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस।
अभी क्वेश्चन है गैस एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस इज फर्स्ट हीटेड टू 150 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये गैस है, कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं ये, इनका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इन्हें हीट किया, और हीट करके यहां पर हमारा जो टेम्परेचर है वो बदल गया और टेम्परेचर हो गया 150 डिग्री सेल्सियस। अच्छा फिर क्या हुआ, देन कूल टू 100 डिग्री सेल्सियस, हमने इसको वापस कूल किया और अगेन इट इज कूल टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, फाइनल टेम्परेचर हो गया फिर से 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, आप देखोगे इनिशियल आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, फाइनल आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जब तक आपके गैस में टेम्परेचर का चेंज नहीं होता तब तक उसकी इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है। ये देखो इंटरनल एनर्जी दो एनर्जी का सम है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इसमें से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, हमें कैसे पता लगेगा कि किसी प्रोसेस में हमारी इंटरनल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी तब चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज हो, इट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, इट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर तो 100 से 100 ही है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी डेफिनेशन में आता था एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू अरेंजमेंट। अब ये पोटेंशियल एनर्जी तब चेंज होती है जब अरेंजमेंट चेंज हो, सो इट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। और अरेंजमेंट तब चेंज होता है जब आपके स्टेट चेंज हो, ड्यू टू चेंज इन स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब इस पूरे क्वेश्चन में गैसियस स्टेट गिवन है, फाइनल स्टेट भी उसकी गैसियस ही रहती है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और इनिशियल टेम्परेचर जितना है फाइनल टेम्परेचर भी उतना ही रहता है, तो इट मींस काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नो चेंज in internal energy in this case, no change in internal energy in this case। ठीक है, तो मैं दोबारा आपको बता देता हूं इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस की या सिस्टम की दो एनर्जीज का सम होती है। कौन कौन सी दो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो तीन प्रकार से मोशन शो कर रहे होते हैं। कौन से तीन मोशन, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। अगर हम किसी गैस के टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसकी कभी भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, जब तक हम उसके स्टेट को चेंज नहीं करते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो ओवरऑल अरेंजमेंट में चेंज नहीं हो रहा है। और अरेंजमेंट में चेंज ना होने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है। तो इट मींस अगर टेम्परेचर भी चेंज ना हो, स्टेट भी चेंज ना हो, तो आपकी इंटरनल एनर्जी गैसेस की चेंज नहीं होती है। जब आप सॉलिड आइस को लिक्विड वाटर में चेंज करते हैं तो यहाँ पे एक स्टेट चेंज आ रहा है, इस स्टेट चेंज में इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है, जब आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, गैस को हीट कर रहे हैं, गैस को कूल कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, और काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने से भी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होते हैं। अभी यहां तक किसी को कोई डाउट है, प्लीज रेज योर हैंड्स।
अभी देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि जब हमने इस क्वेश्चन में 100 से 150 टेम्परेचर किया तो काइनेटिक एनर्जी उसमें इंक्रीज हो गई, बिल्कुल सही है। जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और फिर जब हम 150 से उसे कूल करके वापस 100 पर लेकर आ रहे हैं तो फिर से उतनी ही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, अब कम हो जाएगी काइनेटिक। तो ओवरऑल क्योंकि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम रहा तो काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल चेंज नहीं हुई, और क्योंकि गैस की स्टेट में भी हमने चेंज नहीं किया तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज नहीं हुई। और जब काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों चेंज नहीं होती तो इसका मतलब होता है कि आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो आई थिंक अब ये क्लियर हो जाएगा सबको जरूर पॉइंट। कुछ और डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। What happens when we heat a gas without changing its state? Without changing its state. So what will happen when we are heating a gas but the state is not changing? गैसियस स्टेट ही रहेगी, स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। हम गैस को हीट कर रहे हैं, देखिए जैसे इस कंटेनर में ये कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं और हम यहां से इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने एक फ्लेम पे रखा है, इसको हम हीट कर रहे हैं। सो आप लोगों को क्या लग रहा है इस हीट करने से क्या होगा? तो सीधा सा है कि जैसे जैसे हम यहाँ पर हीट करेंगे, हीट उससे टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइजेस, और टेम्परेचर राइज होगा तो उससे काइनेटिक एनर्जी यू के इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस, और काइनेटिक एनर्जी मींस इंटरनल एनर्जी। सो हम कह सकते हैं इससे यहां पर इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आएगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। अब कितनी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आएगा? जैसे मान लीजिए हमने टोटल 50 जूल हीट प्रोवाइड करी है अपनी इस गैस को, वी प्रोवाइडेड 50 जूल ऑफ हीट। इस हीट का सिंबल है कैपिटल क्यू, इस हीट का सिंबल क्या है बच्चों? कैपिटल क्यू है। टेम्परेचर राइज हो गया, टेम्परेचर का सिंबल है टी। काइनेटिक एनर्जी राइज हो गई, इससे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, चेंज के लिए हम लिखते हैं डेल्टा और इंटरनल एनर्जी का सिंबल है यू। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया। सो कैन यू टेल मी यहाँ पे कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आया होगा? डेल्टा यू की वैल्यू कितनी होगी? हमने गैस को 50 जूल हीट प्रोवाइड किया, उससे उसका टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी राइज हुई, काइनेटिक एनर्जी से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई। अब क्वेश्चन है कितने अमाउंट से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई? तो यहां पर हमारे पास आंसर आ रहा है कि इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीज आएगा वो भी 50 जूल होगा, प्लस 50 जूल। बिल्कुल सही आंसर है, इंटरनल एनर्जी का चेंज 50 जूल होगा, क्योंकि हमने 50 जूल ही हीट सप्लाई की थी। तो इधर आप समझे इस एग्जांपल से व्हाट इज द फिजिकल प्रैक्टिकल मेथड ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का पहला मेथड है कि आप गैस को हीट सप्लाई करिए, उसको हीट दीजिए। ठीक है, अब दूसरा केस, ये हमारे पास है एक सिस्टम, सिस्टम मतलब आप जानते हैं गैसेस, तो ये हमारे पास कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमारे सिस्टम का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ जो बाहर सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, कहां से कहां फ्लो करेगी? ये है हमारा सिस्टम गैसेस, और इधर है इसके बाहर, इस बाहर को हम बोलते हैं सराउंडिंग। तो अब हमारी हीट कहां फ्लो करेगी? जानते हैं हम हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक, तो राइट आंसर है अब ये जाएगा सिस्टम से सराउंडिंग। मान लीजिए सिस्टम लॉसेस, द सिस्टम लॉसेस, आपको क्वेश्चन में कहा गया है सिस्टम लॉसेस 50 जूल ऑफ एनर्जी, 50 जूल ऑफ एनर्जी टू सराउंडिंग।
system losses 50 joule of energy to surrounding. Now what is the change in, question है what is the change in internal energy? If system losses 50 joule of heat to surrounding, what is the total change in internal energy of the system? It means now what is the value of this delta U sign? तो अभी मेरे पास इसके आंसर क्या क्या आए हैं सुनिए। पहला आंसर मेरे पास आया है -50 जूल, सेकंड आंसर आया है 50 जूल, थर्ड आंसर आया है 30 और फोर्थ आया है 0। सो मैं ऑप्शंस लिख देता हूं। -50 जूल एक स्टूडेंट का आंसर आया है, सेकंड आंसर आया है मेरे पास +50 जूल और थर्ड आंसर आ रहा है मेरे पास 30 जूल और फोर्थ आंसर आ रहा है 0। तो यहाँ पे ये दो आंसर तो बिल्कुल ही गलत है कि यहाँ पर एक आंसर बच्चा कह रहा है 0 और एक कह रहा है 30। बेटा 0 और 30 कैसे हुआ? हमारे सिस्टम ने 50 जूल एनर्जी सराउंडिंग को लॉस करी है। यहाँ पर क्वेश्चन में है 50 जूल एनर्जी इज लॉस्ट बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। हमें बताना है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। जब हमारा सिस्टम अपनी एनर्जी सराउंडिंग को दे रहा है तो हमारे सिस्टम की एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब क्योंकि ये कम होती जा रही है तो हम इसको नेगेटिव मानेंगे और आंसर आएगा -50 जूल। इंटरनल एनर्जी -50 जूल चेंज आएगी। कुछ बच्चों ने आंसर दिया 0 और 30। 30 किस बेस पर दिया है? आई थिंक कि उनको टेम्परेचर के बेसिस पे लग रहा होगा, T1 T2 टेम्परेचर 30 है। नहीं, टेम्परेचर अलग है, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ। एनर्जी जूल में हम मेजर करते हैं, तो एनर्जी के चेंज के बारे में पूछ रहा हूँ। अब मेरे पास 100 जूल एनर्जी है, मैं अपनी एनर्जी 30 जूल लॉस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से लॉस कर रहा हूं। मैंने कितना लॉस करा? लॉस को हम नेगेटिव में लिखेंगे, -50 जूल इसका आंसर होगा। ऊपर वाले केस में मैंने आपको दिखाया कि सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं। ठीक है, हीट सिस्टम के अंदर जा रही है तो उस हीट की वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज को हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं और इस डिक्रीज को हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे। तो इस सेकेंड पार्ट के लिए हम कहेंगे कि हमारे सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है और वो चेंज है -50 जूल। अभी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि इसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला क्या है इसमें? आपको सिंपल देखना है। यहाँ पर फॉर्मूला तो कुछ नहीं है, आपको सिंपल ध्यान देना है। देखो, आपने जितना हीट सिस्टम को दोगे उससे उस सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी और जब इंक्रीज होगी तो आपको साइन को पॉजिटिव मानना है। जब आपका सिस्टम एनर्जी लॉस कर रहा होगा तो आपको साइन को नेगेटिव मानना है। तो आप ये पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, इफ heat is supplied to a system, heat is supplied to a system, then delta U is positive, internal energy increase हो जाएगी। and if heat is lost by system, if heat is lost by system, तो जितना हीट लॉस हुआ उतनी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। सो डेल्टा यू मतलब चेंज। सो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी वहां पर नेगेटिव लेंगे क्योंकि हमारा इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से ऊपर इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? दो फॉर्म में, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। कैसा मोशन मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं? तीन टाइप का, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। ठीक है, तीन टाइप के मोशन ये शो कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है इन तीनों मोशन के बाद? तो जब भी हम इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हैं, करना चाहते हैं, तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? पहला मेथड है, हम उस सिस्टम को हीट सप्लाई कर सकते हैं और हम उस सिस्टम से हीट रिमूव कर सकते हैं। अगर हमने सिस्टम को हीट सप्लाई करी तो हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और इस कारण डेल्टा यू के साइन को पॉजिटिव लेंगे। अगर हमारे सिस्टम ने एनर्जी लॉस करी
तो यहाँ पे हम ये डेल्टा यू के साइन को नेगेटिव लेंगे क्योंकि सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आएगा। अब इस लास्ट के दो एग्जांपल्स में किसी का कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। और क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूं, सिस्टम को हीट ट्रांसफर करके या उससे हीट को रिमूव करके। इतनी बात समझने में किसी का कोई डाउट? तो अब बच्चों एक बात तो क्लियर है कि हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब इस बात को फिर सुन, कैसे चेंज कर सकते हैं? चेंज करने का पहला तरीका है, पहला मेथड है, आप हीट सप्लाई करिए या सिस्टम से हीट को रिमूव कर लीजिए, तो आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अब चेंज हुई है या नहीं हुई, ये पता लगता है टेम्परेचर के चेंज से। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आप बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, या स्टेट चेंज हो रही है तो भी हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। अगर स्टेट और टेम्परेचर दोनों चेंज नहीं हो रहे तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही। और चेंज कैसे करते हैं? हीट सप्लाई करके, हीट रिमूव करके। ये पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड समझते हैं। देखिए नेक्स्ट मेथड क्या है। नेक्स्ट मेथड में हम एक कंटेनर में, यहां पर ये कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब यहां पे हम लगा देते हैं ऊपर एक पिस्टन। ये देखिए, ये एक पिस्टन को शो करते हैं हम ऐसे। और ये पिस्टन क्या कर रहा है? ये पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, और ये गैस को कंप्रेस करेगा ऐसे। इस पिस्टन को मैं नीचे लेके आ रहा हूं, प्लीज इस बात को ध्यान से समझना है। ये एक पिस्टन है, इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूं, एक बार लेबल भी कर देता हूं। तो इसको बोलते हैं पिस्टन, ठीक है। अब यहां मैं इस पिस्टन पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करने के लिए। पहला क्वेश्चन मैं आप बच्चों से ये पूछना चाहता हूं, आप बताइए मैं फोर्स किसके अगेंस्ट लगा रहा हूं? मुझे पिस्टन को नीचे लाने के लिए फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? ऐसे ताकत क्यों लगानी पड़ रही है उसको नीचे कॉम्प्रेस करने के लिए? तो इसका आंसर कोई बताना चाहेगा? ओके, पहला आंसर आ रहा है ग्रेविटी के कारण। नहीं, ग्रेविटी के कारण तो वो खुद ही नीचे चला जाएगा, हमें उसको नीचे लेके जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो यस, अर्शिता ने आंसर दिया है। ओके, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। सब लोग सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, राइट। उनमें से एक आंसर बिल्कुल सही है। अर्शिता का आंसर है, उसने कहा है कि हम ये फोर्स लगा रहे हैं, गैसेस भी तो फोर्स लगा रही है ना, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो ये गैसियस मॉलिक्यूल इस पिस्टन पर अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, और पिस्टन को हम नीचे लेके जाना चाहते हैं। कुछ बच्चे इसको कह रहे हैं कि कॉम्प्रेस हो जाएगा अगर हम ऐसे करेंगे, तो बिल्कुल सही। अगर हम गैसेस को कॉम्प्रेस करेंगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल कॉम्प्रेस नहीं होना चाहते, वो दूर दूर भागना चाहते हैं। हम पिस्टन को ऊपर से लाकर उन्हें कॉम्प्रेस करना चाहते हैं, तो हमें यहां पर लगाना पड़ रहा है फोर्स। अब जैसे हम ये फोर्स लगा रहे हैं, तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख भी दूं। सो ये फोर्स किसके अगेंस्ट लगाया? अगेंस्ट फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल, अगेंस्ट फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल। सो आई कैन से मॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट लगाया जो ऊपर लग रहा है। चलिए दूसरा पॉइंट, जब मैं इसको मूव करूंगा थोड़ा सा ये कंप्रेस हो जाएगा। तो ये देखो, मान लो ये मेरा पिस्टन अब यहां पे पहुंच जाता है, इस पॉइंट पे ये थोड़ा सा कंप्रेशन हो गई, गैस के मॉलिक्यूल पास आ गए, कंप्रेशन हो गया। अब ये पिस्टन की इनिशियल स्टेट थी, इसको मैं यहां लिख देता हूं, P इनिशियल, I इनिशियल स्टेट, F फाइनल स्टेट, और यहां पर ये हमारे पास फाइनल स्टेट हो गई है इसकी, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। अच्छा, ये हो गई, नीचे ले आए हम पिस्टन को थोड़ा सा मूव करके, ठीक है। इनिशियल स्टेट दिखा दिया हमने, फाइनल स्टेट दिखा दिया। क्या इस पिस्टन को मूव करने में हमने कुछ वर्क किया? क्या इस पिस्टन को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लेके आने में हमने कुछ वर्क किया क्या? यहां तो हमने अभी लिखा है कि हमने फोर्स लगाया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या यहाँ पे वर्क डन भी हुआ? वर्क डन हुआ या नहीं हुआ?
तो आंसर आ रहा है यस, बिल्कुल सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं यस, यहाँ पर मैकेनिकल वर्क हुआ है, बिल्कुल सही। तो ये हमने वर्क किया। अब बच्चों आप लोग यूनिट नंबर 4 में पढ़कर आए हैं कि ये जो वर्क है ये लॉस नहीं होता है कभी भी। वर्क सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स के अगेंस्ट, एक ऐसी फोर्स है जिसके अगेंस्ट किया गया वर्क लॉस होता है, वो होती है फ्रिक्शन। लेकिन यहां पर हम ये जो वर्क कर रहे हैं ये लॉस नहीं होगा। अब क्वेश्चन है ये वर्क डन जितना भी हम करेंगे ये कहां जाएगा। मान लो मैंने 50 जूल वर्क करा गैस को कंप्रेस करने में, प्लस 50 जूल पॉजिटिव वर्क कर रहा हूं गैस को कंप्रेस करने के लिए, ये वर्क जाएगा कहां, क्योंकि ये लॉस नहीं होगा। सो वेयर डज दिस वर्क डन गोस, कैन यू टेल, ये वर्क डन कहां गया, हमने 50 जूल वर्क किया, वेयर डज दिस 50 जूल वर्क गोस। तो अर्शिता का आंसर है ये भी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अर्शिता ने आंसर दिया स्टोर हो जाएगा। सुहानी कह रही है लिक्विफाई होने लगेगा। लिक्विफाई क्या होगा, लिक्विफाई तो ये गैस होने लगेगी, अभी नहीं हुई लिक्विफाई, अभी मान लो ये गैसीय स्टेट में ही है, इसने स्टेट को नहीं बदला, तो हमने जो वर्क करा वो वर्क कहां गया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 50 जूल हमारा वर्क किधर चला गया। तो देवत्स का आंसर आ रहा है मॉलिक्यूलर एनर्जी को चेंज करने में, राइट। अभी इसी मॉलिक्यूलर एनर्जी को कहते हैं इंटरनल एनर्जी, यही तो पढ़ रहे हैं इतनी देर से, मॉलिक्यूलर एनर्जी ही क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो यहां पर ये जितना आप वर्क करेंगे वो इंटरनल एनर्जी का चेंज बन जाएगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू इन दिस एग्जांपल, तो आप कहेंगे कि डेल्टा यू इज प्लस 50 जूल। प्लस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और इसलिए हम इस इंटरनल एनर्जी के चेंज को पॉजिटिव मानेंगे, और 50 जूल इंटरनल एनर्जी यहाँ चेंज हो जाएगी। तो इन सभी एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि हम इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज कर सकते हैं। सो प्लीज टेल मी व्हाट आर द वेज टू चेंज internal energy, what are the ways to change internal energy of a gas, what are the ways to change internal energy of a gas। तो इसके वेज क्या क्या है, इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय सप्लाइंग हीट, बाय सप्लाइंग हीट to a system or removing heat from the system, or removing heat from the system by supplying heat to a system or removing heat from a system. Second method is by doing mechanical work on the system, by doing mechanical work on the system, or work is done by the system, work is done by the system, by doing मैकेनिकल वर्क ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। इसका मतलब अगर हम सिस्टम पे वर्क करें या सिस्टम वर्क करें तो इन दोनों में भी इंटरनल एनर्जी का चेंज आता है। तो ये दो तरीके होते हैं किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपसे एक बड़ा जनरल क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं मुझे सक्सेसफुली तो दो तीन चीजें आप समझ जाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको समझ आ जाएगा, और आपको साइन कन्वेंशन का रूल समझ आने लगेगा। तो देखिए ये सिस्टम है गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हम इस सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, हम दे रहे हैं सिस्टम को हीट। अच्छा, और हमने यहां पे एक पिस्टन भी लगा दिया, ये
ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पिस्टन। अब जब मैं यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहा हूं, अब गैसेस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड होंगे और गैसेस इस पिस्टन पर वर्क करेंगे, इसको ऊपर फेंकेंगे, ऊपर धकेलेंगे। तो मतलब अब गैसेस सिस्टम पे वर्क, पिस्टन पे वर्क कर रही हैं। तो अभी मैंने अगर आपको यहाँ पे बोला, सबसे पहला हीट सप्लाइड टू ए गैस, हीट सप्लाइड टू ए गैस is 50 joule and work done by the gas is 30 joule. Find change in internal energy. Find change in internal energy. So please tell me answer to this question. Find change in internal energy. बताइए बच्चों, कितना इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा? ओके, पॉजिटिव 20 जूल, आंसर बाय देवत्स। गुरप्रीत का भी आंसर आ रहा है 20 जूल। साइन भी लिखना है साथ में, पॉजिटिव नेगेटिव। एट्टी जूल, अर्शिता का आंसर अलग आ रहा है। लीशा भी 20 जूल कह रही है। अर्शिता का आंसर आया 80 जूल। तो अर्शिता से बात करते हैं 80 जूल कैसे हुआ आंसर। यस अर्शिता, 80 कैसे? सर पढ़ाने गया क्या यार, कैसे आया अर्शिता 80? सर वो -30 जूल होगा और जो चेंज उसके लिए भी माइनस साइन आएगा, तो इसलिए 80। ओके, चलिए तो समझते हैं इसका आंसर सही है या नहीं। क्या आंसर होगा? हीट सप्लाइड टू ए गैस इज 50 जूल। जब हम किसी गैस को हीट सप्लाई कर रहे हैं, हमें उस हीट के साइन को पॉजिटिव मानना है, +50 जूल, क्योंकि हमने सप्लाई करी इसलिए पॉजिटिव। वर्क डन बाय द गैस, गैस ने सिस्टम पे वर्क करा, तो क्योंकि गैस वर्क कर रही है तो गैस की अपनी एनर्जी कम होती जा रही है, इसलिए इसकी एनर्जी को नेगेटिव साइन के साथ मानना है, -30 जूल। देखो गैस वर्क कर रही है, तो अगर मैं वर्क कर रहा होता मेरी एनर्जी कम होती रहती। जब ये कम होगा तो मुझे नेगेटिव मानना है, जब ये बढ़ेगा तो इसको पॉजिटिव मानना है। हीट सप्लाई टू ए गैस, हमने हीट गैस को दी तो उससे क्या होगा, गैस की एनर्जी बढ़ेगी। तो इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज होना पॉजिटिव मानना है, इंटरनल एनर्जी का डिक्रीज होने वाले प्रोसेस में नेगेटिव मानना है, तो यहाँ वर्क नेगेटिव मानना है। अब टोटल इंटरनल एनर्जी का कितना चेंज हुआ? 50 जूल हमने उसको एनर्जी दी, 50 जूल उसकी एनर्जी बढ़ गई, उसमें से 30 जूल वर्क में खर्च हो गई, तो ओवरऑल कितनी एनर्जी बची? 20 जूल राइज हुआ। 50 जूल हमने उसको दिया था कि उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाए, उसमें से 30 जूल उसने वर्क करने में खर्च कर दी। अब कितनी एनर्जी उसकी और राइज हुई? 20 जूल। 80 जूल आंसर नहीं होगा, 20 जूल आंसर होगा। ठीक है नेहल, देखो इस बात को समझो। अब मान लो आपके पास 100 रुपीज है, 100 रुपीज है आपके पास, मैंने आपको 20 रुपीज, मैंने आपको 50 रुपीज और दे दिए, 50 रुपीज, उसमें से 30 रुपीज आपने यूज कर लिए। ठीक है, 30 रुपीज आपने यूज कर लिए, 50 रुपीज मैंने आपको दिए थे, 30 यूज कर लिए। अब आपका राइज कितना हुआ, कितने रुपीज के अंदर आपका चेंज हुआ? तो आप क्या आंसर दोगे? 20। जब किसी सिस्टम की एनर्जी हम सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं, कैसे करते हैं हम? या तो उसको हीट दें या हम उस सिस्टम पे वर्क करें, तो हम एनर्जी सिस्टम को दे रहे होते हैं, तब इस साइन को पॉजिटिव मानते हैं। जब हमारा सिस्टम अपनी एनर्जी खर्च कर रहा होता है, यूज कर रहा होता है, तो हमें उस साइन को नेगेटिव मानना है।
अब मैंने सिस्टम को हीट सप्लाई टू ए गैस इज 50 जूल, 50 मैंने सप्लाई करी, तो मैं इस साइन को +50 मानूंगा क्योंकि उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है सिस्टम की, लेकिन सिस्टम ने उसमें से 30 जूल वर्क करने में खर्च कर दी, तो ये मैं नेगेटिव मानूंगा क्योंकि इससे सिस्टम की एनर्जी कम हुई। तो अब ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी कितनी चेंज हुई, इसको मैं मानूंगा +20 जूल। ठीक है अर्शिता, समझ आया अब दोबारा? चेंज का मतलब नेगेटिव नहीं होता है बेटा अर्शिता, चेंज मतलब चेंज हो रहा है। अब वो चेंज राइज भी हो सकता है, वो चेंज डिक्रीज भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा पॉजिटिव ही चेंज होता है। तो चलिए कल नेक्स्ट क्लास में इसे हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, अभी मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में कल हम इसी से कंटिन्यू करते हैं।